Hi everyone. I hope you all are doing good. You all are well. You all are in your best mental as well as physical health. Now, NORCET 6.0 is over. You have given prelims, you have given mains, but some of you could not make it to mains. और बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आप लोग भेज रहे हो मुझे, यू वांट टू नो सम स्ट्रैटेजी जिससे कि आप नॉर्सेट 7.0 की प्रिपरेशन कैसे बेस्ट तरीके से स्टार्ट कर पाओ एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. So for that only I have brought this video for all of you. Roadmap to success नॉर्सेट 7.0. अब हमें ये जानना है कि नॉर्सेट 7.0 को हमें किस तरीके से फोकस करना है, कैसे हमें अपने टारगेट को अचीव करना है. दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन. दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन who gave NORCET prelims but could not make it to NORCET mains. ऐसे बच्चे जो नॉर्सेट मेंस तक नहीं पहुंच पाए नॉर्सेट 6.0, ये वीडियो आपके लिए है. एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है जो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है. ऑल दोज जो पहली बार नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हैं, नॉर्सेट की तैयारी में लगे हुए हैं या शुरू करना चाहते हैं, टू ऑल दोज ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर. I am going to talk about I'm going to talk about best practically possible strategy to approach NORCET 7.0. बहुत सारी strategies आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे तरीके आप सुन लेते हैं, आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपके फ्रेंड्स हैं आपको गाइड करने के लिए. बट होता क्या है, कई बार आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाती है, बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है? क्या आप उसको अपने शेड्यूल में, आप अपने जो आपका एक इंडिविजुअल शेड्यूल है उसमें आप उसको अडेप्ट कर पाते हो या नहीं? सो व्हाट मैटर्स इज कि आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट होनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए. तो उस पर बात करेंगे. दूसरी चीज, डे वाइज स्टडी प्लान. आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से आप अपने दिन को, वीक्स को, सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करोगे. नाउ इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो जिसकी वजह से हमारी जो तैयारी है या हमारी जो जर्नी है वो हैम्पर हो जाती है, अपने गोल्स को हम मीट नहीं कर पाते हैं. तो बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिसको आप फॉलो कर सकते हो और अपनी अपनी तैयारी को टू द पॉइंट रख सकते हो. तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आपकी नॉर्सेट जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है. यू शुड नो, जब भी आपके सामने कोई एक गोल है, किसी चीज को आपको विन करना है, किसी चीज को जीतना है, तो उसके बारे में जानना सबसे पहली जरूरत हो जाती है. नॉर्सेट 7.0 की तैयारी करनी है तो हमें जानना होगा कि नॉर्सेट का पैटर्न क्या है. तो ब्रॉड तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहले, जैसे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी जो एग्जाम डेट आएगी वो आपका एक बेसिक एग्जाम होगा, एक क्वालिफाइंग एग्जाम हम उसको बोलते हैं नॉर्सेट प्रीलिम्स. सो ये क्या है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है. अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तभी आप मेंस की तरफ जा पाओगे, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे. आपने प्रीलिम्स दिया और उसको आपने क्लियर कर लिया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर आप मेंस में अटेम्प्ट करते हो, मेंस का पेपर अटेम्प्ट करते हो. दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए. इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं, टाइम ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट्स है. इसमें भी आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 90 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होते हैं. प्रीलिम्स, अब प्रीलिम्स के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो होते हैं 80-20. 80 आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और 20 आते हैं नॉन नर्सिंग, जिसमें कि जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आता है. ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम हो गया. एंड मेंस में चले तो इसमें टोटल जितने भी आपके 100 क्वेश्चंस हैं ये सब आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं. नर्सिंग सब्जेक्ट मतलब आपकी जितनी भी स्पेशलिटीज हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने अपने बीएससी में पढ़े हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल्स, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, your mental health, community, then your anatomy, physiology, psychology, biochemistry, nutrition, microbiology, what all subjects you have studied during your BSc nursing, वो सब यहाँ पे नर्सिंग सब्जेक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं.
मेन डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स में बेसिक से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप जहां पे आप थियोरी को पढ़ के अपनी नॉलेज अप्लाई करते हो, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। लास्ट ईयर का अगर पैटर्न की हम बात करें, नॉट सेट 6.0 की बात करें, तो यही कुछ चीजें देखने को मिली कि प्रीलिम्स में जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, वहां पे वन लाइनर्स भी थे, टर्मिनोलॉजीज भी थी, तो बेसिक से लेके मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था। मेंस की बात करें तो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे। सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज अबाउट योर पैटर्न। अब आपको पता है आपको किस तरीके से, नाउ यू नो, अपने एग्जाम को आप अच्छे से जानते हो, समझते हो। आपको पता है आपको नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग की तैयारी भी करनी होगी, पर नर्सिंग सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, तो ज्यादा ध्यान हमें नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे देना होगा। नाउ यू नो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है या पैटर्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार ये जरूर देख लें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके का पैटर्न रहा है। यू शुड नो। सबसे पहली चीज तो है कि अपने गोल को, अपने ड्रीम को आपको अच्छे से इवेलुएट करना होगा, एनालाइज करना होगा, और तब जानना होगा, समझना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको सीखना है। क्या सीखना है? सब्जेक्ट वेटेज क्या है। यू मस्ट नो सब्जेक्ट वेटेज क्या है। सब्जेक्ट वेटेज का मतलब है कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, देन किससे कम क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड फंडामेंटल्स आपके दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैक्सिमम वेटेज आपका मेड सर्च और फंडामेंटल्स का है, दोनों ही एग्जाम्स में, क्वालिफाइंग में भी और मेंस में भी। देन कम्स योर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। लास्ट पेपर में, अभी हम नॉट सेट 6.0 की बात करें तो प्रीलिम्स में जो एग्जाम पेपर आया था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस फंडामेंटल्स और मेड सर्च से थे। मेंस की बात करें तो एक बैलेंस पेपर था जिसमें कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी, इनसे भी काफी क्वेश्चंस थे। पर सबसे अगर हम कंपैरेटिव तरीके से देखें, कंपेयर करें, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडसर्ज वाज देयर, फंडामेंटल्स वाज देयर, अमंग एमएचएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स एंड सीएचएन, एमएचएन सबसे ज्यादा था। अगर एमएचएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी की बात करें तो एमएचएन का वेटेज इन सबसे थोड़ा ज्यादा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले अपना मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे ध्यान देना होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर. This slide is specifically for all those who are trying to reattempt. ऐसे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वापस से हिम्मत कर रहे हैं, करेजियस हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो कि आप ये सोच रहे हो कि आपको अब नॉट सेट 6.0 में आप नहीं, मेंस तक आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। यू हैव गैदर्ड दैट स्ट्रेंथ और आप बढ़ रहे हो आगे नॉट सेट 7.0 की तरफ। मेनी ऑफ यू आर, आई नो, आप लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो और बहुत ज्यादा सैड हो और डिसहार्टन्ड हो इस चीज से कि भाई ऐसा कहाँ गलती रह गई कि मैं नॉट सेट प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई और नॉट सेट मेंस तक नहीं पहुंच पाई। सो व्हाट यू हैव टू थिंक राइट नाउ, किस तरीके से आप इस कंडीशन को हैंडल करोगे, किस तरीके से आप देखो, अगर अब आपको नॉट सेट 7.0 की तरफ आगे बढ़ना है तो बहुत ही एक जाहिर से बात है, ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को इवेलुएट करना होगा दैट वेयर यू वेंट रॉन्ग, व्हाट यू डिड रॉन्ग। कुछ तो गलत किया ना, कुछ तो कमी रही ना प्रेपरेशन में जो आप आगे नहीं आ पाए।
उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ। देखो बच्चों, जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं ना, कोई और अगर हमें कुछ भी एक भी ऐसी चीज बता देगा कि जो मेरी कमी होगी और मुझे इम्प्रूव करनी होगी, शायद मैं उसकी बात को इतना अ, अच्छे से ना लूं और उसकी बात सुनते ही मैं अपने आप को डिफेंड करने पे आ जाऊं। मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि ये मुझ में कमी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सबके सामने या किसी एक के भी सामने अपनी गलती को या अपनी कमी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा, अपना क्रिटिक आपको बनना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, कहाँ पे आपने थोड़ी सी वो कमी छोड़ दी या छूट थोड़ी सी आपने कर दी कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। फाइंड द फॉल्ट। दूसरे फॉल्ट फाइंड करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी उस चीज को, ये मुझे खुद करना होगा। देखो बेटा, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, या कोई भी एक गोल आपको अचीव करना है, तो ये दो चीजें तो बेटा आपको सबसे पहले करनी होंगी, अपने आप को इवैल्यूएट करना और अपना फॉल्ट ढूंढना। फॉल्ट कुछ भी हो सकता है। फॉल्ट ये भी हो सकता है कि जिस दिन मैं तैयारी करने बैठी, मैंने रोज 10 घंटे का शेड्यूल बना लिया और मैंने एक दिन वो 10 घंटा पूरा किया, अगले दिन मैं पहुंची तो 9.5 घंटे ही कर पाई, उसके अगले दिन पहुंची तो 8 ही घंटे कर पाई। यहां मेरा फॉल्ट है ना। फॉल्ट क्या है कि जब मैं प्रेपरेशन प्लान कर रही थी तो मैंने बहुत जोर शोर से उस प्रेपरेशन को प्लान किया, पर वो जो प्लान था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, और पॉसिबल नहीं था तो वो ज्यादा दिन रुक नहीं पाया, रह नहीं पाया। आपका फॉल्ट ये भी हो सकता है दैट यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपका डे 1 है प्रेपरेशन का, आप सुबह 4 बजे उठ गए। सी से यू आर एन अर्ली राइजर, आप सुबह 4 बजे उठ के आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी। नेक्स्ट डे अलार्म आपका स्किप हो गया, आप 4 बजे नहीं, आप 5 बजे आपकी आंख खुली। उसके अगले दिन 5 बजे भी नहीं उठ पाए, 6 बजे आंख खुली। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, डिसिप्लिन। तो बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं। जितने भी ऐसे मेरे अच्छे से स्टूडेंट्स हैं, मेहनती स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ सेट 7.0 की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो बेटा ये दो काम करो। इवैल्यूएट करो अपने आप को। आपने प्रेपरेशन की थी, आपने कहाँ कमी छोड़ी या कहाँ पे आपका फॉल्ट है। फर्स्ट टू थिंग्स यू आर गोइंग टू डू टुडे, गिव योर बेस्ट। अपना आपको बेस्ट देना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपको। देखिए बच्चे, 4 महीने हैं, अगर हम अभी से बात करें, आज से बात करें नेक्स्ट नॉर्थ सेट की जो कि सितंबर में होने वाला है, आप देखो तो मोटे मोटे आपके पास 4 महीने हैं। अब इस 4 महीने में आपको हार्डवर्क करना है और फिर आपको मजे से बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीनी है। या तो ये 4 महीने हार्डवर्क कर लो, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान होने वाले हो, बाद में आप और स्ट्रगल करने वाले हो। तो गिव योर बेस्ट, ये सोच के कि क्या क्या चीजें स्टेक पे हैं, क्या क्या चीजें दांव पे लगी हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपना बेस्ट देना होगा। यू शुड नो व्हाट ऑल इज एट स्टेक। भाई किसी की फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं होती, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने गोल्स को पाने की, अपना वो मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढो। हर किसी के लिए अलग अलग मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि मुझे नॉर्सेट 7.2 क्यों क्लियर करना है, क्यों पढ़ना है मुझे नॉर्सेट के लिए, या क्यों मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, या क्यों मुझे एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहिए। थिंक अबाउट दिस। अपना मोटिवेटिंग फैक्टर फाइंड करो और सोचो कि भाई अगर मैंने नहीं किया तो क्या हो सकता है। अगर ये 4 महीने आपने मेहनत नहीं की तो सोचो क्या क्या हो सकता है। यू विल वॉट ऑल यू विल लूज। समय सबसे पहले आप खोओगे। तो गिव योर बेस्ट। इफ देर इज नो पेन देर इज नो गेन। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो हार्ड वर्क है, ये हार्ड वर्क आपके लिए बहुत इजी होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। 4 महीने कम नहीं होते हैं। 4 महीने कम नहीं होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, एक ही तरीके से काम करने के लिए, एक ही पेस पे, एक ही मतलब गोल के साथ। 4 महीने इज अ लंबा समय। बट अगर आपने ये स्ट्रगल नहीं की तो देर विल बी नो गेन, नो पेन नो गेन। हार्ड वर्क कर लो छोटी सी ड्यूरेशन के लिए, इन 4 महीने के लिए, बाकी मजे से अपना रिलैक्स करो जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। तो सो टू ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू रीअटेम्प्ट, ये मेरा आपके लिए मैसेज है, ये आपको जरूर से करना है। ओके नाउ
Let us talk about the best and practically possible strategy for all of you, whether आप पहली बार प्रिपेयर करोगे या फिर आप रीअटेम्प्ट करोगे। रोड मैप टू सक्सेस के बारे में बात करेंगे नॉट सेट 7.0। नाउ लेट अस फर्स्ट सी कि हमारे पास समय कितना है। वी हैव 4 months, 4 महीने हैं। एक तरीके से अगर हम चलें, अगर हम अपनी तैयारी कल से भी शुरू करते हैं या आज से भी शुरू करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 4 महीने हैं। वी हैव टोटल 120 days। और अगर आप इफ यू स्टडी 7 hours पर डे, अगर आज से आप 7 hours पर डे पढ़ना शुरू करते हो, देन यू हैव अराउंड 840 और 800+ hours विद यू नॉट सेट 7.0 के लिए। अब यहां पे क्या है, अब इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कोई 7 घंटे दे पाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे या सम और द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू माइट हैव, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 7 घंटे हर दिन पढ़ाई में दे पाओ। बट वॉट आई एम सेइंग, जो बच्चे अभी सिर्फ सब छोड़ के अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं, वो रोज 7 से 8 घंटा अपनी प्रिपरेशन में दें। और जो आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं या फिर इफ देर इज एनी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप 7 से 8 घंटे नहीं निकाल सकते हैं, तो ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम 4 घंटे 5 घंटे। बट आपको इसको ग्रेजुअली बढ़ाना होगा। इस टाइम को आपको बढ़ाना होगा। शुरू कर रहे हो आप दिन में 6 7 8 घंटे से, आपको धीरे 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 इस टाइम को बढ़ाना होगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। Okay, and to all those who are busy somewhere else, try to take out maximum time as much as possible. अगर हम 7 घंटे को ही लेकर चलते हैं, मान लीजिए, तो 5 घंटे आप अपनी पढ़ाई करोगे। 5 hours you will give to your subject wise theory. 2 hours you will keep for daily revision and MCQ practice. Now, सिर्फ थियरी, अगर आप कह रहे हो कि हम सिर्फ थियरी पढ़ के, देखो होता क्या, आई नो आप लोग थियरी तो पढ़ लेते हो, पर जैसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात आती है ना, आप सोचते हो चलो छोड़ो, थियरी तो पढ़ ही ली है। ऐसा ही होता है, आप सोचते हो कि चलो थियरी तो मैंने पढ़ी ली है, अच्छे से मुझे याद हो गया, एमसीक्यूज रहने देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने थियरी के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए, लेट मी टेल यू, ध्यान से कान खोल के सुन लो, आपकी प्रेपरेशन अधूरी है, आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो ही नहीं रही है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करते चल रहे हैं पर आप एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हो। सो व्हाट आई वांट कि आप ये मिस्टेक ना करो। आप रोज शुरुआत आप अपनी जो पढ़ाई की कर रहे हो, प्रिपरेशन की कर रहे हो, उसमें से 5 घंटे अपने थियोरेटिकल पढ़ाई के रखो, जिसमें आप टॉपिक वाइज रिवाइज करते चलोगे टॉपिक्स को। वॉट एवर रिसोर्स यू यूज, कोई भी आप रिसोर्स यूज करो, आप कोई बुक यूज कर रहे हो, आप किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, आप किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बट दिन के 5 घंटे एटलीस्ट आप अपनी थियरी क्लैरिफाई करने के लिए रखोगे, और दिन के 2 घंटे अपने रिवीजन के, जो आपने पढ़ा है 5 घंटे में, साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। वेन एवर यू आर स्टडिंग, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स। देखिए, एक चीज तो ये होती है कि मैं कोई वीडियो वॉच कर रही हूँ या मैं किसी टीचर की क्लास में हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ। एक चीज तो हुई कि मैं उसको देख रही हूँ और उसको सुन रही हूँ, टू सेंसेस आर इन्वॉल्व। बट अगर मैं साथ साथ में लिख रही हूं ना, तो वो एक तरीके से री होता है। तो आई ऑलवेज से, जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो, वीडियोस देखते रहो या सेशंस अटेंड करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स की जो वैल्यू है ना, वो कोई और नोट्स नहीं रिप्लेस कर सकते। आप दूसरी चीजों को सप्लीमेंट करने के लिए रख लो, पर हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी हैं। तो आपने क्या करना है, इस 5 घंटे के समय में थियरी पढ़नी है, अपना टॉपिक वाइज थियरी पढ़नी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अब आ गए हम अपने 2 घंटे के समय में, जहां पे कि आपको जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। इसके बिना सोना नहीं है।
रिवाइज और एमसीक्यू के बिना सोना नहीं है। अगर आप सो गए तो ये समझ लो कि उस दिन की आपकी तैयारी इनकम्प्लीट हो गई। बेटा ये जो 120 दिन मैं बता रही हूँ ना, इन 120 दिन में मैक्सिमम डेज, 100% डेज, मैक्सिमम भी नहीं बोलूंगी मैं, 100% डेज आपको कंप्लीट करने हैं, हर दिन की तैयारी कंप्लीट करनी है, तब कहीं जाके आप एक अच्छी तैयारी आप कह सकते हो आपकी हुई है। These three things you have to do: theory, handwritten notes, रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये रोज करना है। आप चाहे कहीं पे भी हो, कैसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ये काम आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 120 दिन है या हमारे पास जो ये 4 महीने हैं, उनको हम किस तरीके से डिवाइड करें कि अपनी थियोरी भी कंप्लीट कर लें, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लें और रिवाइज भी कर लें। यू विल डिवाइड दीज 4 months इन 3 phases। 3 phases में हम डिवाइड करके चलेंगे। पहला फेज हमारा होगा कॉन्सेप्चुअल स्टडी का, जो कि 2.5 महीने हम इसमें लेंगे, दैट इज 75 days। क्योंकि ये पहला फेज है, ज्यादा समय लगेगा, सो फर्स्ट 75 डेज हम लोग टारगेट करेंगे अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी को, हम करेंगे थियरी, टॉपिक वाइज थियरी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड फेज जो हमारा पहला रिवीजन का फेज होगा, जो कि नेक्स्ट 25 डेज के लिए होगा। थर्ड जो हमारा फेज होगा, जो सेकेंड रिवीजन का होगा, वो लास्ट के जो 20 दिन हैं उसमें होगा। 3 phases। पहले 75 डेज आपने पूरी थियरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 25 डेज आपने पहला रिवीजन करना है। और नेक्स्ट थर्ड जो हमारा फेज होगा, नेक्स्ट 20 डेज सेकेंड रिवीजन आपने कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इन 120 दिन को स्ट्रैटेजिकली अच्छे से यूज करो, यू कैन डू ऑल दिस, यू कैन डू ऑल दिस। हाउ टू रीस्टार्ट, कैसे करना है, हाउ टू रीस्टार्ट या फिर हाउ टू स्टार्ट। चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार कर रहे हैं। अब जो हमने फेजेस के बारे में बात करी, किस तरीके से क्या क्या करना है हमें उस फेज में, चलिए। पहला फेज जो मैंने बोला आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी का, जिसमें कि आपके पास टोटल 75 डेज हैं, या 2.5 महीने, 2.5 months, या फिर 75 डेज। यू विल स्टार्ट विद टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल स्टडी। जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू आर स्टार्टिंग विद मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रेपरेशन आप शुरू कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना शुरू करो, टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करो। मान लीजिए डे 1 में आपने डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े, आपने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करी, और आपने थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन किया, आपने जो असेसमेंट्स हैं उनको लिया। डे 1 में आपने, मान लीजिए डे 1 में आपने ये कुछ टॉपिक्स लिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विद टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल स्टडी। इन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करोगे। You will end your day with revision of one-liners and subject and topic wise MCQs। कॉन्सेप्चुअल फेज में आपने टॉपिक वाइज स्टडी की दिन में, और दिन खत्म होने से पहले, रात में सोने से पहले, आपने उस हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज किया, वन लाइनर्स को रिवाइज किया, विच एवर सोर्स यू आर यूजिंग। मैं किसी एक सोर्स की बात नहीं कर रही हूं। एंड अगर हम सोर्स की बात करें, तो बेटा मल्टीपल सोर्सेज के पीछे आपको नहीं भागना है। जितने सोर्सेज के पीछे भागोगे, अगर आप कोई दो बुक भी लोगे ना, उन दोनों बुक में भी आपको कुछ वैल्यूज, कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स अलग अलग मिलेंगे। तो जितनी मल्टीपल रिसोर्सेज आप रखोगे, यू विल एंड अप इन हाई कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं होगा। एक या दो अच्छी सी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज आप अपने पास रखो, रिवीजन करो एट द एंड ऑफ द डे, एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। मान लीजिए आपने डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ा है, आपने डिल्यूजन्स पढ़ा है, आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो ना एट द एंड ऑफ द डे, तभी तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट फेज में आपको 75 डेज के लिए ये रूटीन है जो आपने करना है, दिस इज योर रूटीन। सेकेंड फेज जो जब हमारा रिवीजन का फेज आएगा, जो नेक्स्ट 25 डेज के लिए होगा, उसमें आप क्या क्या करोगे। देखो, क्योंकि ये रिवीजन है, आप ऑलरेडी एक बार डिटेल स्टडी कर चुके हो, ये रिवीजन है, अभी तक आपके पास
फर्स्ट 75 डेज ओवर हो चुके हैं, नेक्स्ट 25 डेज का टाइम शुरू हो चुका है। अभी तक आपके पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स बन के तैयार हो चुके हैं। नोट्स बनाएंगे, आई विल से कि एक ही रजिस्टर रखो और उसमें डिफरेंट टैग्स लगा दो या कुछ भी मार्किंग्स आप करो, जिससे कि आप एक ही रजिस्टर में अपने नोट्स प्रिपेयर करो, आपको अलग अलग रजिस्टर को फाइंड आउट ना करना पड़े। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो एक आपको पता है कि दिस इज माई नोटबुक, वो आप लेकर जाओ। तो नाउ व्हाट यू हैव ऑल द नोट्स रेडी विद यू। व्हाट यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग द मेन कॉन्सेप्ट्स। कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, 80-20 होती हैं। 80:20 नहीं कहूंगी, 80-20 होती है। 80-20 का मतलब आपका जो 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसकी 80% इंपॉर्टेंस होती है। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वो आपके हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं, हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज मेन कॉन्सेप्ट्स। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा या थोड़ी मुश्किल होंगी, उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा समय देके रिवाइज करना है। तो सेकेंड फेज में हमारा मेन काम होगा, यू हैव टू रिवाइज मेन कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू रिवाइज वन लाइनर्स जैसे कि टर्मिनोलॉजीज। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करूं तो टर्मिनोलॉजीज हैं, डिल्यूजन्स हैं। देन एट द एंड ऑफ द डे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे लेने होंगे। आपको जीटीज प्रैक्टिस करनी होंगी, ग्रैंड टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने होंगे। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज की बात नहीं कर रही हूँ, टॉपिक वाइज की हमने बात करी फर्स्ट फेज में, क्योंकि वहां पे हम टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे या फिर ग्रैंड टेस्ट देंगे। थर्ड रिवीजन, थर्ड फेज जो कि हमारा री रिवीजन का फेज है, नेक्स्ट 20 डेज हम यहाँ पे लेंगे जिसमें कि हम क्विक रिवीजन करेंगे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट का, अपने वन लाइनर्स को रिवाइज करेंगे और यहां पे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स, जीटीज, एमसीक्यूज एंड क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पे जो फोकस होगा, अगेन यू विल रिवाइज एंड यू विल डू पीवाईपीज। पीवाईपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जीटीज, एमसीक्यूज, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ये कुछ मेन रूटीन होगा आपके 3 फेजेस का। अब जो बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू फॉलो दिस। जो साथ में किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है और इतना समय नहीं निकाल पाएंगे, आई एम सेइंग कि ट्राई टू टेक आउट एज मच एज पॉसिबल टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। और इन फेजेस के साथ आप, आई नो आप रोज 7 से 8 घंटे नहीं निकाल सकते, तो ट्राई टू टेक आउट एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और इस तरीके से आपको चलना होगा। पर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट डे 1 से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 में से 9 गलत हो रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। दिस इज योर प्रैक्टिस, यू आर डूइंग प्रैक्टिस, यू आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं डे वाइज प्लान के बारे में। अभी तक जो हमने बात करी, हमने 3 फेजेस के बारे में बात करी है, उन 3 फेजेस में हमारा मेन फोकस क्या होगा उसके बारे में बात करी है। डे वाइज प्लान के बारे में बात करते हैं कि हमने अपने सब्जेक्ट्स का, अभी हमने देख लिया हमें कितने दिन कितना आर्ट्स क्या क्या करना है, पर कैसे करना है वो यहाँ पे है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट फेज, दैट इज 75 डेज का, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, जिसमें आपको अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। इस टेबल को देख के कंफ्यूज नहीं होना, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस। मान लीजिए आप 10th of May से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो फर्स्ट 15 डेज यू विल कीप फॉर, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सब्जेक्ट उठाओ और पूरा सुबह से लेकर रात तक अगले 15 दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहो। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक मोनोटनी ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, आप बोर हो जाओगे, आप एक ही चीज को उसमें आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, आई एम मिक्सिंग द सब्जेक्ट्स हियर। सो व्हाट यू विल डू, आप फर्स्ट 15 डेज के लिए एक मेजर सब्जेक्ट उठाओगे और एक माइनर सब्जेक्ट उठाओगे, जिसमें कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से हम शुरू करेंगे, साथ में हम लेके चलेंगे अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैक्सिमम टाइम अपना मेड सर्च को दोगे और उससे कम समय एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को दोगे। 15 डेज में आपको अपना
एनाटॉमी फिजियोलॉजी ओवर कर देना है। नेक्स्ट 10 days यू विल कंटिन्यू विद एमएसएन, क्योंकि एमएसएन इज अ बिग सब्जेक्ट, बड़ा है, वास्ट सब्जेक्ट है। तो एमएसएन में आपके सिस्टम्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो एमएसएन आपने लेके चले फॉर 25 days। आपका एमएसएन कितने दिन रहा? फॉर टोटल 25 days आपने एमएसएन पढ़ा है। और एमएसएन के साथ में पहले 15 दिन में आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म हो गया। नेक्स्ट 10 days में आपने फार्माकोलॉजी उठाया साथ में एमएसएन के। ओके, नाउ सी, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आप ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को देखो, सुनो और अपनाने की कोशिश करो, अडेप्ट करने की कोशिश करो। हाँ, इंडिविजुअल, आप अपनी कंडीशन अच्छे से जानते हैं, आप अपना रूटीन अच्छे से जानते हैं, आप इसमें कुछ चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बट एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप सेम रखोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट को प्लस करना, साथ में लेके चलना, और जो सब्जेक्ट हाई वेटेज रखते हैं उनको ज्यादा समय देना आपको पड़ेगा, क्योंकि वास्ट है और हाई वेटेज है। इन कुछ चीजों को एक साथ लेकर चलोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करोगे, इस बेसिक चीज को एक जैसा रखो। बाकी अपने अकॉर्डिंगली आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो आपकी फर्स्ट 25 days में आपने एमएसएन कर लिया, फर्स्ट 25 days में आपने एमएसएन कंप्लीट कर लिया, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर लिया और आपने फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया। ओके, अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट 15 days। 25 दिन हो गए, उसके बाद के जो आपका डे स्टार्ट होते हैं, फॉर नेक्स्ट 15 days यू हैव टू कंबाइन फंडामेंटल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। फंडामेंटल्स को आप मैक्सिमम टाइम देंगे, फिर आप माइक्रोबायोलॉजी के साथ उसको कंबाइन करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। Next 10 days, you will continue with fundamentals and you will start with biochemistry and nutrition. तो यहाँ पे भी 25 days हैं जिसमें आप अपना fundamentals खत्म कर रहे हो, आप अपना माइक्रो खत्म कर रहे हो, आप अपना बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन खत्म कर रहे हो। नेक्स्ट 25 days। आफ्टर दैट अगले आने वाले 10 दिन यू विल कंबाइन ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स। क्यों कंबाइन करोगे? क्योंकि ओबीजी और पीडियाट्रिक्स में बहुत सी चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब अगले 10 दिन आपने अपना ओबीजी और पीडियाट्रिक्स खत्म कर देना है। नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू कंबाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग विद नर्सिंग रिसर्च। अगले 7 दिन, अगले 7 days आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग को देने हैं प्लस नर्सिंग रिसर्च को। ज्यादा समय मेंटल हेल्थ को दोगे क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट है, और कम समय नर्सिंग रिसर्च को दोगे। साथ में अपने नोट्स रिवाइज करोगे एट द एंड ऑफ द डे एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करोगे। बचते हैं अगले 8 दिन जिसमें कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, ज्यादा समय दोगे और उसको आप कंबाइन करोगे नर्सिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के साथ में। तो नेक्स्ट 8 days you will combine CHN, NE and NM, nursing education and management. So total 75 days, 2.5 months, and all of your subjects का theory का आपने अपना conceptual study कर लिया है। You have studied all your subjects, you have made all the notes, handwritten notes, and you have practiced so many MCQs. डे 1 में ना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, डे 1 में या फिर हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं, ये गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं, बट अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं देन ऑल्सो आपको रोज एमसीक्यूज करने होंगे, छोड़ना नहीं है। क्योंकि एमसीक्यू नहीं किया, दिस इज द मेजर फॉल्ट इन योर प्रिपरेशन। हम यहाँ पे कॉलेज के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि थियोरी हमने पढ़ लिया और हम जाके वहां पे क्वेश्चन लिख देंगे। नो, आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके साथ बहुत बच्चे हैं, एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे हैं उस एक सीट को पाने के लिए। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यू की तैयारी तो करनी होगी आपको। वहां पे जाके लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको एमसीक्यू टिक करने हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए बिना योर
प्रेपरेशन इज इनकम्प्लीट। तो ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट फेज की, जिसमें हमने पूरी थियोरी कर ली है, मेरे पास एक मोटा सा रजिस्टर तैयार हो गया है मेरे हैंड रिटन नोट्स का। अब चलती हूं मैं नेक्स्ट अपने सेकंड फेज पे, जो कि मेरा सेकंड फेज है, जो कि मेरा टोटल 25 डेज चलेगा। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 4 डेज लेने हैं। पहले 4 दिन जिसमें मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मेजर सब्जेक्ट एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगी। नेक्स्ट 3 डेज ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद माई मेजर सब्जेक्ट जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, और साथ में फार्माकोलॉजी। तो टोटल 7 डेज, कितने दिन, टोटल 7 डेज में मैंने क्या क्या फिनिश कर लिया। मैंने एमएसएन का एक और बार रिवीजन कर लिया, आई मीन फर्स्ट रिवीजन कर लिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर लिया एंड फार्माकोलॉजी का फर्स्ट रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट 4 डेज फंडामेंटल्स है। देखिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फंडामेंटल्स है, माइक्रोबायोलॉजी है। नेक्स्ट 3 डेज ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद फंडामेंटल्स एंड बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन। तो क्या किया, अगेन अगले 7 दिन में आपने एफओएन को रिवाइज किया है, आपने माइक्रो को रिवाइज किया है, आपने बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन को रिवाइज किया है। ये आपके रिवीजन फेज की बात हो रही है। नेक्स्ट 5 डेज आपने दिए किसको, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स को। नेक्स्ट 3 डेज आपने दिए हैं एमएचएन को रिवाइज करने के लिए एंड एनआर को, और 3 डेज दिए हैं आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। टोटल 25 डेज यू हैव फिनिश्ड योर फर्स्ट रिवीजन। कैसे रिवीजन करना है, अपने नोट्स उठा के मेजर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलना है। हो सकता है यहाँ पे आप किसी चीज में अटक जाओ, कोई एक चीज हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप वापस से जाओ उस वीडियो को वॉच करो या वो पर्टिकुलर सेशन देखो जो आपने पहले देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप रिवीजन कर रहे हो, इसमें आपको आंख बंद करके आगे नहीं निकलना है, इसको आप इस यहाँ पे अपने आप को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए आगे निकलना है। ठीक है, तो अगर किसी चीज में अटक जाते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम कि आप एक बार फिर से उस वीडियो को पूरा वॉच करो। ये आपने यहाँ पे काम करना है। 25 डेज में आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। आपने अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना है, कुछ नई चीज यहाँ पे ऐड करनी है। आप जब नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स के बीच में आप थोड़ा सा स्पेस देते हुए चलना, क्योंकि जब आप फर्स्ट रिवीजन करो, सेकंड रिवीजन करो, तो साथ में आपके पास स्पेस होना चाहिए कुछ स्टार मार्क बना के लिखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने के लिए। क्योंकि आप जब पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करोगे, जीटीज अटेम्प्ट करोगे, कुछ हो सकते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस में अटक गए हो, उन क्वेश्चंस का रैशनल आप पढ़ रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो, उसका आंसर आप देख रहे हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आपने अपने नोट्स में स्टार मार्क बनाया और उसको डिफरेंट कलर से, डिफरेंट पेन से लिख लिया। सो यू विल रिवाइज योर हैंड रिटन नोट्स, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज एंड जीटीज आप रोज अटेम्प्ट करोगे, डेली। ये हो गया हमारा सेकंड फेज कंप्लीट। फिर हम आते हैं अपने थर्ड फेज पे, जो कि हमारा सेकंड रिवीजन है, 20 दिन का है। फर्स्ट 3 डेज आपने दिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को। नेक्स्ट 2 डेज आपने अगेन यू हैव गिवन एमएसएन एंड फार्माकोलॉजी। सो टोटल 5 डेज आपने दिए हैं एमएसएन को, एपी को एंड फार्मा को। नेक्स्ट 3 डेज एंड 2 डेज फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के साथ माइक्रो एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अगले 5 दिन में आपने एफओएन कर लिया, आपने माइक्रो कर लिया, आपने अपना बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 3 डेज ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट 2 डेज एमएचएन एंड एनआर। Next 2 days you have kept for CHN and NENM. अब बचते हैं 3 दिन। इस 3 दिन में क्या करना है, इस 3 दिन में आपको ये करना है, जो कि आपका 20 क्वेश्चंस, 100 में से 20 क्वेश्चंस आपके जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से आएंगे प्रीलिम्स में। वो 3 दिन आप रखोगे इस चीज के लिए। ओके, सो ये आपका 20 डेज का प्लान हुआ, जो कि थर्ड फेज था। So this is your day wise plan. Again I am saying कि ये जो पैटर्न है, इसको आप फॉलो करते हुए चलना। अपने हिसाब से आप आवर्स को कम ज्यादा कर सकते हो, आप दिन थोड़े बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, पर जो एक बेसिक कॉम्बिनेशन है, बेसिक
जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेम रखोगे। लेट अस टॉक अबाउट फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको नाउ यू हैव हर्ड, आपने पता है आपका सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा, आपको पता है आपने अपना डे वाइज प्लान कैसे लेके चलना है, आपको पता है आपके पास कितने दिन है। बट स्टिल क्या होता है, कई बार हमारे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं, या कुछ भी ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जो हमें फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। सो देर आर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स। मेन मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी जो आपको आज से ही फॉलो करनी है जब आप अपना नॉर्सेट की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो। पहली चीज तो बेटा, बिल्ड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जिस जगह पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो वो आपके लिए बहुत जरूरी प्लेस होता है। उस प्लेस को आपको इस तरीके का क्रिएट करना है, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक जगह बैठ के आपको रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपका जो वो कॉर्नर है, वो जो आपका एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि आपको मोटिवेट करे, आपको बोर ना करे। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज तो जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, आप वहां पे एक बोर्ड लगा लो, या फिर कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं है इट्स ओके, एक चार्ट पेपर भी चिपका लोगे वो भी चलेगा, या एक वॉल पे सिंपली आप नोट्स भी चिपका लोगे वो भी चलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो आपने क्या करना है, डूज एंड डोंट्स जरूर से आपने लगाने हैं। बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम में सामने पेस्ट करके दिखना। देखो, व्हाट हैपेंस, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, कुछ भी काम करने बैठते हैं, योर फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। क्यों है बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन? मैं काम कर रही हूं, कुछ नोटिफिकेशन आया, मुझे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखा, अब मैंने उसको उठाया और उठा के उसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद अगले 5 से 10 मिनट कैसे वेस्ट हो गए, यू डोंट कम टू नो। अब इस ट्रिक को आपको पॉजिटिवली यूज करना है। आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ना, तो व्हाई डोंट आप अपने सामने एक स्टिक करके लगा दो बड़ा सा, दैट नो सोशल मीडिया, या फिर नो नोटिफिकेशंस। आई मीन आपने नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखोगे, और आप अपने आसपास जहां पे आप पढ़ते हो आप लगा के रखोगे कि नो यूज ऑफ सोशल मीडिया। You will take regular breaks, you will maintain hydration, you will have good food, good meal, and you will have a nice sleep. चलिए, हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लीप को भी थोड़ा सा अलग रखते हैं। टेकिंग अ ब्रेक, देखो, नाउ आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप डे 1 से 7 से 8 घंटा बैठ जाओ, बीच में ब्रेक ना लो, ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान योर ब्रेक्स ऑल्सो। कैसे आप ब्रेक प्लान करोगे, जैसे कि मैंने सेकंड में भी लिखा है, प्लान योर डे एंड प्लान योर ब्रेक। सबसे पहले ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए एक जगह टिक के बैठना, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी होता है। ओके, पहले बहुत ज्यादा होता था, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती थी, मेरे को कांस्टेंट उठना होता था, और आई हैव टू डू सम और द अदर थिंग। इफ यू आर समवन लाइक मी, आप क्या करोगे, 25 मिनट्स, टेक 20, पहले 25 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको पढ़ना है। उसके बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे। दिस इज यू विल डू, दिस इज यू विल फॉलो। 25 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई अगर आप कर लेते हो, तभी आप 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे। हो गया आपका आधा घंटा। यू विल रिपीट इट, नेक्स्ट 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ग्रेजुअली आपको इस 25 मिनट को बढ़ाना होगा, और इस ब्रेक की फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। धीरे धीरे आप क्या करोगे, आप डे 2 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, आपको 25 मिनट को बढ़ा के 35 मिनट्स की स्टडी टाइम करना होगा, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होगा। ओके, धीरे धीरे आप इसको और बढ़ाओगे, आप फिर सीधे 45 मिनट्स पे आओगे, फिर आप 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे। आफ्टर दैट आप 1 घंटे पे आओगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे। सो द गोल इज प्लान योर ब्रेक एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्टडी टाइम, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ब्रेक्स। उस ब्रेक में नो सोशल मीडिया, उस ब्रेक में आप अपनी चेयर से खड़े होगे, यू विल मूव अराउंड, यू विल गो टू द किचन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यू विल मूव अराउंड। सेकेंड थिंग, यू हैव टू प्लान योर डे। देखो बच्चों, दिन प्लान करने को आप जितना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, पर ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है ना कि आपका दिन आपने प्लान करके रखा है, तो आप इजीली उसके साथ फ्लो करोगे। पर अगर आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं करी है, तो आपको पता ही नहीं आपके आपने क्या करना है इसके बाद।
आपको जहां पे 15 मिनट लगाने हैं, आप 15 की जगह आधा घंटा लगा सकते हो। जहां पे आपको सिर्फ 15 मिनट्स देने थे या 5 मिनट्स देने थे, आपने वहां पे 15 मिनट ले लिए। सो दिस इज द मैजिक ऑफ प्लानिंग योर डे। यू हैव टू प्लान योर डे। अपना दिन आप चाहे सुबह उठ के प्लान करो या फिर रात में सोने से पहले, वॉट एवर, जो भी आपको सूट करता है, पर यू हैव टू प्लान योर डे। ट्रिपल आर टेक्निक ऑफ रिविजन। What is this triple R technique of revision? You have to read, you have to revise, and you have to reflect. ट्रिपल आर टेक्निक ऑफ रिवीजन। जब आप रिवीजन करोगे, आपने आज पूरे दिन में आपने डिफेंस मैकेनिज्म्स, डिल्यूजन्स, टर्मिनोलॉजीज, इन सब के नोट्स बना लिए। अब आपका रिवीजन का टाइम आया, आपने यू ओपन्ड योर नोटबुक, आपने उसको रीड करना शुरू किया। रीड कर रहे हो, एक बार आपने रीड किया उसको और फिर आपने उसको रिवाइज किया। दो चीजें हो गई। थर्ड इज रिफ्लेक्ट। अब उसे एक तरफ बंद करके रख दो नोटबुक को। सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इमेजिन स्टेप बाय स्टेप, वर्ड आई मीन सॉरी, सेंटेंस बाय सेंटेंस, टर्मिनोलॉजीज बाय टर्मिनोलॉजीज, वन लाइनर बाय वन लाइनर, एक एक चीज को आंख बंद करके इमेजिन करना शुरू करो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा है, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, रिफ्लेक्ट करो कि क्या मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज द ट्रिपल आर टेक्निक ऑफ रिविजन। दूसरी चीज, सेल्फ अप्रिसिएशन। कोई अप्रिशिएट नहीं करता हमें, कोई किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सेल्फ अप्रिसिएशन। होता क्या है, जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जब आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हो या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। डिसअपॉइंटेड के बाद क्या होता है, रिग्रेट होता है। रिग्रेट के बाद यू आर अनेबल टू स्टडी। सो इट्स अ ट्रैप, इट्स अ साइकिल। आपने क्या किया, आपने सोचा था आज आप 7 आवर्स पढ़ाई करोगे, आप किसी वजह से सिर्फ 5 आवर्स पढ़ाई कर पाए, 5 घंटे पढ़ाई कर पाए। तो मान लीजिए, चलिए अगर हम इसकी भी बात ना करें, मान लीजिए आपने आज 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने थे पर आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो पाए। नाउ व्हाट हैपेंड, इफ यू आर डिसअपॉइंटेड देन यू विल रिग्रेट। क्यों नहीं किया मैंने, मुझे कर लेना चाहिए था, आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। सो दिस इज रिग्रेट। आफ्टर दिस रिग्रेट ना, और ज्यादा आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अनेबल टू स्टडी, एंड दिस इज अ साइकिल। पढ़ नहीं पा रहे हो तो अगेन आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, अगेन डिसअपॉइंटेड, अगेन रिग्रेट, अगेन अनेबल टू स्टडी। सो दिस इज अ ट्रैप। इस ट्रैप को हमें ब्रेक करना है, इससे हमें बाहर निकलना है। यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। एस्टैब्लिश अ रिवॉर्ड सिस्टम। आपने 4 टॉपिक्स करने थे, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ओके, छोटा सा आप अपना ब्रेक ले रहे हो, इसको आप अपना रिवॉर्ड सिस्टम समझो। आफ्टर दैट, ऐसे ही करते हुए आपने आज का गोल कंप्लीट कर लिया, गिव योर सेल्फ आधा घंटा। You can move out, go for a walk. You can move out to meet a friend. You can talk to a friend over phone. You can watch something you like. You can do whatever you like. Establish a reward system. जहां पे आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, आपको पता है, हमने पढ़ा है, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो बिहेवियर हमारा एस्टैब्लिश होता है, ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस बिहेवियर को रिपीट करने के। सो ये नहीं करना है आपको, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, रिग्रेट नहीं करना है। इनफैक्ट यू हैव टू डू सेल्फ अप्रिसिएशन, एक रिवॉर्ड सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। ओके, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो पर एवरीडे आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम रख लिया है, एंड हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे, रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा हो गया, पढ़ाई थोड़ी सी हो गई। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीसरी चीज जो हमें करनी है, यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिक, योर ओन सेल्फ क्रिटिक। What is wrong, what is right, what at the end of the day you should know that did you do, did you give your 100% और आपने कहीं पे बीच में कुछ गड़बड़ कर दी है। You have to be your own self critic because you are the best one to evaluate yourself, no one else can do that. Self discipline, whether you are disciplined or not, आपको ये भी अपने आप को क्वेश्चन करना होगा, whether I am disciplined or not। अगर जवाब आता है no, then you know what you have to do, you have to hard work, you have to do hard work। And if you have big dreams ना, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो कहाँ से आएंगे, हेल्दी हैबिट्स से आएंगे। हेल्दी हैबिट्स कहाँ से आएंगी, सेल्फ डिसिप्लिन से आएंगी। और
सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? ऑनेस्टी से आएगा। तो बिग ड्रीम्स हेल्दी हैबिट्स के बिना अचीव नहीं होते हैं, हेल्दी हैबिट्स सेल्फ डिसिप्लिन के बिना नहीं बनती हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम सेल्फ ऑनेस्टी। आई वॉन्ट टू से बाय बाय टू एवरीवन विद दीज वर्ड्स। मैं चाहती हूँ इन शब्दों के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, सो दैट यू थिंक अबाउट दिस। ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप अपना दिन प्लान करके दिन को अपने हिसाब से चलाओ, या फिर दिन तो रुकने वाला नहीं है ना, दिन तो चलेगा ही चलेगा, तो फिर दिन आपको अपने हिसाब से चलाएगा। So either you run the day or the day runs you. I hope everyone got my message, and everyone is going to start studying and going to self-evaluate. Okay, so all the best. Take care.